जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, मैं वीके यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग, सभी लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। साथियों, 2-3 दिन से एक गड़बड़ हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमारा नेट कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है। तो इस वजह से आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जल्दी कनेक्शन फिर से रिस्टोर्ड होगा और आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप परेशान ना हो। रिकॉर्डेड सेशन आपके पास पहुंचते जा रहे हैं, कल का वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा। और जिन भी भाइयों ने कल का प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करूं मैं, तो 22 प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो जल्दी से जाके चैनल पर देख लें। क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो हमारा कनेक्शन आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए लाइव क्लासेस आती रहेंगी। लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहेंगी। तो सभी मित्र अपनी तैयारी पर जोरदार पकड़ बनाए रखें। और एक बार सभी लोग इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएंगे कि ऑफलाइन क्लास कल वाली कैसी लगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में। कल की क्लास के बारे में अपना रिव्यू देंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को देखते हुए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, हमारा पहला प्रश्न क्या है। अशोक वाजपेयी, अगर मैं इसकी बात करूं, पहला प्रश्न क्या कहता है, अशोक वाजपेयी की बात की जा रही है। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं, ये इनकी एक रचना है, कहीं नहीं वहीं नामक काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अशोक वाजपेयी एक फेमस राइटर हैं और इनकी ये रचना है कहीं नहीं वहीं। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस काव्य के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, क्या व्यास सम्मान दिया गया है, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, या सलाहकार सम्मान दिया गया है। सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। सभी साथी इसका जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी मित्रों। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसको आप याद रखेंगे, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यास सम्मान की बात करूं, 1991 में किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसको आप याद रखेंगे। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ज्ञानपीठ की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, और पहली बार कब दिया गया था, 65 में। इसको याद रखेंगे, 1961 में इसकी शुरुआत हुई और दिया गया 1965 में। किसको दिया गया था, तो मलयालम के एक राइटर हैं जी शंकर कुरूप, उनको दिया गया था पहली बार। इसको भी आप याद रखेंगे। सलाहकार सम्मान, सलाहकार सम्मान की अगर मैं बात करूं तो सलाहकार सम्मान कहाँ पर है। सलाहकार सम्मान की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 1986 87 में हुई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर है, इसके ऑफिस की बात करूं तो ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में, आपका याद रखेंगे। और अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था, तो ये मिला है साहित्य अकादमी सम्मान। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन सा है, साहित्य अकादमी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साथियों, क्लास के बारे में अपने रिव्यू आप कमेंट में दिया कीजिए, क्योंकि आप रिव्यू देते हैं उसी हिसाब से मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी क्लास में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और कल हमारे देश में एक बहुत ही भयावह घटना हुई थी, परसों, कल की नहीं परसों की मैं बात करूं। हाथरस में जो एक त्रासदी हुई है, स्टैम्पेड हुआ है, वहाँ पर भगदड़ मरने से जितने भी लोगों की जान गई है उनके साथ हमारी सांत्वनाएं हैं, है ना। और आप सभी से मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि देखिए मित्रों, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि देखिए अब बारिश हो रही है, उसके अलावा गर्मी बहुत है, तो चीज़ें मिक्स हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ही रहें गर्मियों के समय में, है ना। इस चीज़ को आप देखें। इसका आंसर दें। निम्न में से श्रोता, आपको एक शब्द दिया गया है श्रोता, और आपसे पूछा जा रहा है कि श्रोता का बहुवचन क्या होगा। श्रोता का बहुवचन क्या होगा, क्या श्रोताएं होगा, क्या श्रोता होगा, क्या श्रोते होगा, या श्रोतागण होगा। सभी लोग इसका आंसर देंगे। और कल की वीडियो जो मैंने डाली है चैनल पे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे कि उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लेंगे तुरंत। मॉक टेस्ट नंबर 22 के नाम से वो वीडियो होगा, है ना। और कमेंट में मुझे बताएंगे सारी चीज़ें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो वो कमेंट में बताएंगे। आप देखिए कमेंट किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा। अब मैं तो अपनी रिदम में पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, है ना। फिर बाद में बोलोगे भैया बताया भी नहीं आपने, समझाया भी नहीं।
तो चीज़ों को यार कमेंट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलता रहे आपका रिस्पॉन्स कि आप क्या कहते हैं। कल भी मैंने आपके कमेंट पढ़े थे जब प्रीमियर चल रहा था वीडियो का, तभी बहुत सारे भाई हमारे जुड़े थे, शेख राज जुड़े थे, और हमारे एक परमार भाई हैं वो भी जुड़े थे, काफ़ी लोग जुड़े थे, तो मैं सबको देख रहा था, है ना। तो क्लास से जुड़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करा करो। और कल मैंने तुम सबसे बोला था कि घर के जितने भी फ़ोन हैं उन सब फ़ोनों में हमारा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। किसी ने किया वो? मतलब मेरी बात मानोगे नहीं, तुमने ठान लिया है, लिख लिया है कि भैया की बात कभी माननी नहीं है इनकी, है ना। इसका आंसर तो चलो देखो, श्रोता, श्रोता की बात करूं, श्रोता, कवि, स्त्री। मैंने बताया था कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे अलग शब्द लगाकर, जैसे गण, दल, जाति, इस तरह के शब्द लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। श्रोता की बात करूं तो क्या बनेगा, देखते जाओ, श्रोतागण, श्रोतागण बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रोतागण। इसको याद रखना। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि का क्या होगा, तो कवि का क्या बनेगा, कवि वृंद, ये याद रखोगे। स्त्री का, स्त्री का एक दोस्त ने अभी कमेंट किया था, शायद से 21वें या 20वें प्रैक्टिस सेट की बात है, उसमें वो कमेंट कर रहे थे लगातार कि स्त्री जाति होगा। तो मैं उनको बता दूं, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्त्री जात, स्त्री गण नहीं होगा, सॉरी स्त्री गण बता रहे थे, स्त्री गण नहीं होगा, स्त्री जाति होगी। इसको आप याद रखेंगे, क्या होगा, स्त्री जाति। तो अगर आपको लगता है कि स्त्री गण है तो गलत है आप स्त्री जाति होगा। अगर स्त्री की बात करें तो स्त्री जाति होगा, स्त्री पूरी जाति को डिनोट करती है, तो स्त्री जाति होगा। इसको याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न में चलो, इसका आंसर दो सभी लोग। पौरस्त्य, पौरस्त्य शब्द का विपरीतार्थक, इसका विपरीतार्थक बताओ जल्दी जल्दी सब। और यार कमेंट में आंसर दिया करो, है ना, फालतू की कमेंटबाजी करोगे लेकिन आंसर नहीं दोगे, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो क्वेश्चंस के। विपरीतार्थक की बात करें तो क्या होता है, विलोम। आपसे पूछा जा रहा है विलोम, विलोम बताना है, विलोम बताओ इसका। पौरसत्य का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन या फिर पुराना। अब एक चीज देखो, प्राचीन या पुराना होता है पौरसत्य का, तो इसमें से सिंपल हमें ढूंढना है कि नवीन या नया किसका होगा, क्या परिष्कृत होगा, क्या पाश्चात्य होगा, पारदर्शी होगा, या पुलस्त्य होगा। तो अगर इन ऑप्शंस की मैं बात करूं तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है पाश्चात्य, इसका मतलब क्या होता है, पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी, है ना, पश्चिमी सिविलाइजेशन, क्या होता है, पश्चिमी, पश्चिमी। और पश्चिमी को क्या बोलते हैं, नवीन बोलते हैं, ये आप याद रखना। अगर कभी आपसे बोला जाए कि पश्चिमी सभ्यता, तो यानी कि नवीन सभ्यता है, वो नवीनता की बात की जा रही है, नए की बात की जा रही है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, पाश्चात्य, पाश्चात्य हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसको नोट करते हुए चलो, बाद में दांत दिखाने से कुछ नहीं होगा कि नहीं आ रहा है समझ में। और बोला था कल बाबू सोना के फोन में कर देना, किसी ने करा नहीं होगा ना सब्सक्राइब। यार चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, समझो ये बात। अब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी तो हक बनता है कि मेरे लिए कुछ करो भाई, अपना फर्ज निभाओ, बड़े भाई के लिए चैनल को फैला दो आग की तरह। इसका आंसर दो, हमारी विज्ञान दृढ़ता शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारी विज्ञान दृढ़ता, विज्ञान दृढ़ता क्या है, हमारे विज्ञान की बात की जा रही है, जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, जो हमारी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या होती है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करने की, चीज़ों को खोज करने की। अब बाद में कमेंट में ये मत बोलना कि सर कोरोना की खोज भी हम नहीं करी थी, है ना, वो तो सारे चाइना वालों का काम था, है ना। चाइना वाले हैं तो बहुत बेकार। देखो चाइना ने कोरोना खोजा, खोजा क्या, बना दिया, ऐसा समझो बना दिया चाइना ने कोरोना। अब क्या हो रहा है, जापान, जापान में क्या आ रहा है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, वायरस नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया है, वो आदमी का मांस खाता है, और यार वो कोरोना से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जितने भी नॉनवेज खाने वाले दोस्त हैं, थोड़ा सा संभल के रहें, केयरफुल रहें, है ना, हाइजीन का ध्यान रखें अच्छे तरीके से। क्योंकि फ्लैश ईटिंग वायरस क्या करता है, वो ऐसे फ्लैश या क्या होता है, मांस, मांस के जरिए आपके शरीर में आएगा, 48 घंटे के अंदर आपके शरीर को खाना स्टार्ट कर देगा और आपकी डेथ हो जाएगी। हालांकि हिंदुस्तान में भी, हमारे जो भारत में, इसका कोई भी केस नहीं पाया गया है, जापान में मिला है, लेकिन भाई डेंजर बहुत है, याद रखना ये बात।
तो विज्ञान देवता समझ में आ गया क्या है। अब इसके क्या कर रहा है, शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है। जीवन का अपरिसीमी भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, या जीवन का प्रत्यावर्तन, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते, पढ़ने के साथ समझ में आ रहा होगा। अब आएगा जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास या फिर जीवन का सर्वांगीण विकास। देखो साइंस से जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास तो हो रहा है, भौतिक विकास यानी कि जो हमारा फिजिक्स वाला मतलब साइंस का विकास है, चीज़ों की नई नई खोजें हो रही हैं, दवाओं की खोजें हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण में सब कुछ आता है ना, कला, विज्ञान, वेद, पुराण, ये सारी चीज सर्वांगीण में आती है, टोटल ऑल। तो ऑल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जीवन का अपरिसीमी भौतिक विकास। अपरिसीमी होता है सीमा से परे, उसकी कोई सीमा नहीं है। सोचो पहले बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल से चलना हुए, फिर बाइक से, फिर गाड़ियों से जो डीजल वाली होती हैं, फिर पेट्रोल वाली गाड़ियों से, उसके बाद क्या हुआ, फिर गैस वाली किट आ गई, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, सोलर पैनल आ रहे हैं, तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, विकास होता जा रहा है। तो वो क्या है, एक अपरिसीम भौतिक विकास है, इसको याद रखना। और अगले प्रश्न का उत्तर दो सभी, इस वाले प्रश्न का सभी उत्तर दो जल्दी जल्दी, और क्लास को लाइक करते रहो साथ के साथ, जिससे मुझे पता चलता रहे कि क्लास तुम्हें पसंद आ रही है, और मेरा एकदम जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट हो जाए तुम्हारे लिए कि हाँ एक नई एनर्जी आ जाए क्लास में। इसका आंसर दो, मानव जीवन को भस्मासुर, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकते हैं। भस्मासुर मतलब क्या होता है, भस्मासुर क्या था, एक राक्षस था, पता है भस्मासुर एक राक्षस था। तो वैसे ही राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी मतलब क्रूरता है ना, या निर्दयता की बात करें तो निर्दयता बनाने से कैसे रोका जा सकता है। मान लो हमारे पास एटम बम है, अब भस्मासुर बनना क्या हो गया कि किसी ने कुछ कही, हमने एटम बम फेंक के मार दिया। परमाणु बम में पाकिस्तान ने कुछ कही, चाइना ने कुछ कही, तो बिना सोचे समझे परमाणु बम फेंक दिया, ले हटा, तुम हम पे छोड़ोगे वो बात की बात है, हम तुझ पे छोड़ देंगे, लेकिन वो क्या होगा, बिना सोचे समझे चीज़ों करना, भस्मासुर बनना। तो क्या होगा, भौतिक जीवन में मूल्यों को निर्धारित करना, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करना, प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना, या मानव सभ्यता का विनाश करना। देखो ये तो गलत हो गया, मानव सभ्यता का विनाश करना। अब देखो, अब बोलोगे भैया आप तो समझा रहे थे कि मानव सभ्यता का विकास विनाश करना ही है, विनाश करना नहीं है, भस्मासुर बनने से कैसे रोका जाए। रोकना यानी कि उसको रोकना है, हमें बनाना नहीं है। बाद में बोलोगे आप तो बनाने की बात कर रहे थे, अब रोकने वाला आंसर दे दिया, कमेंट कर दो। तो इसको देखो, भस्मासुर बनने से रोकना है, तो मानव सभ्यता का विनाश करना, तो भस्मासुर बन जाओगे तुम। प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व क्या होगा, सब चीज़ों के मालिक हम बनना चाहते हैं क्या, वो भी तो भस्मासुर बनना ही होगा। मान लो पेड़ हमारे हिसाब से जो ऑक्सीजन देते हैं वो देने लग जाए, जानवर हमारे हिसाब से चलने लग जाए, पक्षी हमारे हिसाब से उड़ने लग जाए, तो फिर तो हम राजा हो गए, फिर तो मोनार्की में आ जाएंगे पहले से ही। तो ये नहीं होगा। नैतिक नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करना, देखो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैतिक जो मूल्य हैं हमारे जीवन के, नैतिक मूल्य हैं, जानवरों को जीने दो, पक्षियों को जीने दो, है ना, जो खाने योग्य है उसे खाओ, जो पीने योग्य है उसे पियो। इस टाइप के जो हमारे आध्यात्मिक जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, उन चीज़ों को जब हम ग्रहण करेंगे तो हम भस्मासुर बनने से बच जाएंगे। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन सा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करना, अपने अंदर विकसित करना है। समझ में आ रहा है ना। देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताते जाओ, एक थंब इम्प्रेशन करो कमेंट में, जिससे पता चलता रहे कि तुम्हें समझ में आ रहा है। और मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये याद रखना आज, क्योंकि नेट कनेक्शन नहीं है तो मुझे तुम्हारे कमेंट दिखेंगे नहीं। आधुनिक मानव का विकास सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमारा विकास है वह सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं कहा जा सकता है, वही पूछ रहा है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं है, या साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो गए हैं। अब बताओ, मानव जीवन विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। हमारा विकास तो हो रहा है, लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। इसे क्यों नहीं कहा जा सकता, सर्वांगीण क्या होता है, चारों तरफ हर चीज़ को साथ में लेकर चलना सर्वांगीण विकास होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कब होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन तब होगा आपका जब आप हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इन सारी चीज़ों, करंट, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं कि आपने हिंदी को पूरा छोड़ दिया और चीज़ों को लेकर चल रहे हैं
तो क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। रीजनिंग को छोड़ दिया, तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलोगे तब आप सक्सेसफुल होगे। वही बता रहा है यहाँ पर कि विकास सर्वांगीण नहीं है। सर्वांगीण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो गए हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो आप में से बहुत से ऐसे, नहीं हमारी क्लास में तो सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में अगर समाज की बात करूं तो समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइंस की तरफ तो जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अपने साहित्य से, लिटरेचर से, धर्म से, कला से, इन सब चीज़ों से टूटते जा रहे हैं। कला की बात करूं, आज हम फ़ोन में गेम खेल लेते हैं, है ना, आउटडोर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, बाहर नहीं जाते हैं, फ़ोन में वायलिन बजा लेंगे, गिटार बजा लेंगे। आप में से अगर मैं पूछूं तो किसको बांसुरी बजाना आता है? तो किसी को नहीं आता होगा। शंख बजाना किसे आता है? किसी को नहीं आता होगा। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये सारे हमारे जो भौतिक विकास है, जैसे साहित्य, धर्म, कला आदि, इनका विकास की चेतना खत्म हो रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म की बात करूं तो आप कट्टरता पर आ जाओगे, लेकिन धर्म की बात नहीं करोगे। आप में से, आपकी तो क्या ही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर तो काफ़ी धार्मिक रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो मंदिर तक नहीं जाते हैं। तो वही बात की जा रही है कि आधुनिक मानव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो इन चीज़ों से निर्वासित हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर दो। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है? बोर तो नहीं हो रहे हो? थोड़े से यार बड़े क्वेश्चन है आज के, है ना, थ्योरेटिकल थोड़े ज़्यादा है, तो समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, आंसर देते हुए बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, मुझे तो पता है सारे आंसर, है ना, मुझे तो पता है, मैं 2 मिनट में कर दूंगा इसे, लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है। जब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक यहाँ पर मेरे खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसका आंसर दो सभी लोग कमेंट में, जल्दी जल्दी आंसर दो। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की डैश लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की भाषा नीति की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी डैश लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। हिंदी को किसी और लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। किस लिपि में? चलिए आइए उसकी बात करते हैं। क्या होगा? क्या वैधानिक हो जाएगा यहाँ पर? देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की वैधानिक लिपि, वैधानिक लिपि नहीं होगा। प्राकृतिक, प्राकृतिक भी नहीं होगा। अधिकृत, अधिकृत हो सकता है, या विधिक, देखो विधिक भी नहीं होगा क्योंकि विधिक होता है कानूनी, ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा? अधिकृत। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत, अधिकृत मतलब अडॉप्ट करना, अधिकृत। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ा? क्योंकि अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी, ये देखो फारसी, फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी क्या करना पड़ा? फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको, देखो ये तो आंसर हो गया। अगर मैं इसको बताऊं आपको, अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ किसका राज था, किसका शासन था? तो वो मुगलों का शासन था, है ना। तो हमारे यहाँ भाषा चलती थी अरबी और फारसी, इसको याद रखेंगे। तो अंग्रेजों का झुकाव किसकी तरफ था? फारसी की तरफ था। तो क्या षड्यंत्र किया गया कि हिंदी को भी फारसी में लिखने का षड्यंत्र किया गया। ये पैराग्राफ वही हमें बता रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखो यार, यहाँ तक हमें हिंदी को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तुमने पढ़ा भी होगा, नागरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी सभा, ये सारी बहुत सारी सभाएं चलाई गई थी जब देश में हिंदी को फैलाया गया था, हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया था। आज़ादी के बाद हिंदी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की थी, तब जाके आज जो हमारी हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। सॉरी, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो नहीं है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो थोड़ा सा विरोध हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो विरोध कर देंगे, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो विरोध करेंगे, है ना। तो हिंदी को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की गई है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो हिंदी को अच्छे से पढ़ो, है ना, हिंदी में टॉप करके जाओ। कम से कम जो अपनी मातृभाषा है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जो मातृभाषा है, उत्तर भारत वालों की जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है। तो हिंदी को गर्व से पढ़ा करो और हिंदी में मेहनत करो। इसको बताओ, चलो दिए गए विकल्पों में से धनुष का पर्यायवाची, धनुष का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? कौदंड है, पीर है, वसु है, या फिर मही है? इसका बताओ। देखो, अगर मैं धनुष की बात करूं तो धनुष के क्या हो जाएंगे? धनुष, धनु, कमान, धनुआ और कौदंड। धनुष का क्या हो जाएगा? कौदंड।
इसको आप याद रखोगे, ये सारे हमारे किसके हैं, ये सारे के सारे धनुष के हैं। इसको आप याद रखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोदंड। पीर की बात करूं तो पीर का क्या होता है, देखो पीर एक तो साधु को बोलते हैं, पीर फकीर साधु संत, है ना, सुना होगा ना, उर्दू में पीर बोलते हैं, हिंदी में साधु बोलते हैं। तो पीर के क्या हो जाएंगे, साधु संत फकीर, ये सारे पीर के हो जाएंगे। एक क्या होता है, हमदर्द, पीड़ा, दुख, ये सारे भी पीर के हो जाएंगे। तो इसको आपको देख लेना है, जिस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाएगा उसी कॉन्सेप्ट में आपको आंसर देना है। मही की बात करूं, धरा, धरती, धरणी, ये सारे मही के हो जाएंगे। इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आओ, अगले प्रश्न का आंसर दो, इस प्रश्न का आंसर दो। मैंने बताया ना लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है तो परेशान नहीं होना है, बस कमेंट 10 सेकंड का समय लो, इसको आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो और इसका आंसर दो। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएगी आपको फंसाने लायक, बट अपने को क्या करना है, अपने को फंसना नहीं है। क्योंकि हमने हिंदी कहाँ से पढ़ी है, वीके सर से पढ़ी है, और कहाँ पर, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पे। तो हमें क्या सिखाया गया कि हमें फंसना नहीं है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ना तो हमारे हाथ से जाना चाहिए ना गलत होना चाहिए, इतनी शांति से पढ़ना है। पढ़ते हैं, ईर्ष्या में वह डैश नहीं है होता जो क्रोध आदि में होता है। तो ईर्ष्या में वो नहीं होता जो क्रोध में नहीं होता। आगे देखेंगे क्या नहीं होता है, क्योंकि डैश और डैश के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए ईर्ष्या में वो नहीं होता जो क्रोध में होता है, और डैश के आश्रय से ही ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या इतना जलन, ये आपको समझ में आ गया। अब बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ये देखना है कि जलन की उत्पत्ति किससे होती है। क्या लोभ और मोह से होती है, निराशा और क्रोध से होती है। देखिए निराशा से हो सकती है, विषाद और ग्लानि से होती है, या आलस्य और नैराश्य। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखो यहीं से हमारा हो जाएगा आलस और नैराश्य। हमेशा ईर्ष्या जलन कब आती है, आपका एक मित्र है वो अच्छे से पढ़ाई करता है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप उससे जलेंगे। क्यों जलेंगे, क्योंकि एक तो आप में आलस है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके मन में नेगेटिविटी निराशा भरी हुई है, तभी तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बस उससे जल रहे हैं। तो क्या है, यही लिखा है आलस और निराश। निराशा का मतलब है निराशा। तो कौन सा हो जाएगा, ईर्ष्या में वह वेग नहीं है। ईर्ष्या में वह वेग नहीं है जो क्रोध में होता है। वेग मतलब त्वरता। त्वरता क्या चीज होती है, जल्दी से आना। तो गुस्सा बहुत तेज आता है, जलन अंदर होती है, अंदर ही अंदर होती रहती है। जलन कभी दिखती नहीं है चेहरे पर, है ना, दिखती भी है तो बहुत बाद में दिखती है। जैसे आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, आपकी तरक्की से चलते होंगे, है ना, तो वो आपके फेस पर तो नहीं बोलेंगे, बाद में आपको चीज़ें दिखेंगी। तो ऐसे रिश्तेदारों को जलाने के लिए ढंग से मेहनत करो। वर्दी पहन के जब उनके सामने जाओगे ना तो जल के काले पड़ जाएंगे सबके सब। याद रखना, आज जो ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कब से तैयारी कर रहा है, जब वर्दी पहन के जाओगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहली मिठाई उन्हीं को खिलाना, नहीं क्या जल के मरेंगे, जल जाएंगे, एकदम काले पड़ जाएंगे पकौड़े की तरह। देखो ईर्ष्या में वह वेग नहीं होता जो क्रोध में होता है, क्योंकि आलस्य, आलस्य और नैराश्य, नैराश्य के आश्रय से ही तो ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या की उत्पत्ति कैसे होती है, निराश्य और आलस्य। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, इसको याद रखेंगे। कौन सा, हमारा डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्लास कैसी लग रही है मुझे ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। देखो ऑनलाइन क्लास नहीं है तो कोई दिक्कत होगी, मतलब कमेंट आपके नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, वो अलग बात है। ऑफलाइन कमेंट में मुझे बताना जरूर क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना सबको। इसका आंसर दो। निम्न वाक्य में त्रुटि, त्रुटि मतलब अशुद्धि पहचाननी है आपको, किसमें क्या अशुद्धि है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं विकेश रविवार के दिन शेखर के घर आऊँगा, ये समझ लो। तो अब इसमें गलती क्या है, त्रुटि क्या है, तुम्हारे घर में, के दिन में, मैं या घर आऊँगा। देखो यहाँ पर सारे सही लिखे हुए हैं। इसकी अब एक और ट्रिक अनलॉक करते हैं। ये देखो सारे सही लिखे हुए हैं, तो बस हमें इतना देखना है कि डबल कौन सा है।
तुम्हारे घर एकदम सही है, के दिन भी सही है, मैं भी सही है और घर आऊँगा भी सही है। इसका मतलब रविवार में कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि रविवार ऑप्शन में नहीं है। अगर हमारे सामने दिया होता के दिन और रविवार, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि देखिए रविवार का मतलब ही क्या है कि पूरे दिन की बात की जा रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं रविवार को आऊँगा, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा? आपको समझ में नहीं आएगा सर कब आएंगे? मैं रविवार को आऊँगा मतलब रविवार को ही आऊँगा। और मैं बोलूँ मैं परसों के दिन आऊँगा, तो एक बात समझ आएगी आपको कि परसों के दिन आऊँगा। लेकिन अगर बोल दूँ कि मैं रविवार को आऊँगा, तो रविवार में दिन छिपा हुआ है, तो इसीलिए दो एक साथ नहीं आ सकते, के दिन और रविवार। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा, के दिन। सभी को समझ में आ गया होगा? समझ में आया करे तो एकदम कमेंट में बौछार कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया। ऐसे मिट्टी के पुतले बने मत बैठा रहा करो, है ना? हाथ से कमेंट किया करो तुम लोग। यार कमेंट करोगे तो मुझे मज़ा आएगा, और मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तुमने देखा भी होगा ऑनलाइन क्लास में सारे कमेंट्स के आंसर देता हूँ ना, तो यार ऑफलाइन भी दूंगा, तुम कमेंट करा करो बस। जो चीज़ नहीं आ रही है समझ में वो पूछा करो। निम्न में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य आपको बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शुद्ध शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम लो और उसका आंसर दो। मैं हट जा रहा हूँ सामने से। अब देखो इसका आंसर दो। काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है, काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? काव्य संग्रह ये अल्प विराम है, जिसे मैंने लिखा है ये अर्ध विराम है, और छप रहा है वो पूर्ण विराम है। ठीक। काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है, यहाँ पे अल्प विराम है, छप रहा है। काव्य संग्रह अल्प विराम जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, या काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। देखो यहाँ पर विराम संबंधी अशुद्धि आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है? विराम संबंधी अशुद्धि है। हिंदी में विराम कितने तरह प्रकार के होते हैं? अगर मैं विराम की बात करूँ तो हमारे पास 20 होते हैं विराम चिन्ह। क्या होते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारे पास कितने? 20 हैं। इसको आप याद रखेंगे, विराम चिन्ह हमारे पास कितने? 20 हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं, तो 20 हैं। इसको याद रखोगे। अब ये देखो, वह काव्य संग्रह, मैंने एक स्टेटमेंट दिया वह काव्य संग्रह, कोई स्पेशल किसी की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या आएगा? अल्पविराम आएगा, थोड़ी देर के लिए रुकना है। वह काव्य संग्रह, आगे अगला सेंटेंस जिसे मैंने लिखा है, यहाँ काफ़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। जिसको मैंने लिखा है वह छप रहा है, बाकी खत्म। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? पहले अल्पविराम आएगा, फिर अर्धविराम आएगा, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा वाक्य पूरा होने पर। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे सभी के सभी। कौन सा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नोटबुक में नोट कर लो ये सारी चीज़ें। हिंदी में विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। थ्योरी पढ़ाऊंगा जब मैं तुमको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल इसको याद रखना, ये अल्प विराम है, ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है। अगर इसकी बात करूं तो ये योजक चिन्ह है, इसे याद रखना। एक ऐसा देखा होगा, ये होता है काकपद या त्रुटि बोधक। कहीं त्रुटि हो जाती है तो वहां पर ऐसा चिन्ह लगा के हम ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो समझ में आएगा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ था। इसको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न बताओ, चलो इसका आंसर दो। इसका आंसर तुम सभी लोग दोगे। अलंकार 2-4 दिन से तो मैं लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार पढ़ा रहा हूँ। अब इसका आंसर तुम लोग दोगे, मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। भजन कहो ताते भजयो, भजयो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भजोगा बार। भजन की बात की जा रही है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, यमक है, या उत्प्रेक्षा है। अब यहाँ पर 2-4 हमारे मित्र हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कैसे कंफ्यूज होंगे भाई, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, भजन कहो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, भजन जाते कहो सो तू भजियो गवार। अब यहाँ पर भा 2-3 बार आपको दिख रहा है, तो कुछ हमारे मित्र कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुप्रास यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ क्या होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, जा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। किसका अलंकार का उदाहरण है ये? तो ये यमक का, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए। एक शब्द कहाँ गया? एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। तो वहां पर क्या होता है?
यमक अलंकार होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा होगा सी ऑप्शन, यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। अब इसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ पर एक जो भजन शब्द आया है, इसका अर्थ है भजन, भजन करना, पूजा पाठ करना। और ये दूसरा भजन आया है, ये आया है भागने के लिए। जो भागते ना, भजन लगो, मतलब भागने लगा, उसके लिए। ये भाजियो पूजा नहीं करने के लिए, ये भाजियो भागने के लिए। तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है कि भजन करने की गई तो भाग गया, और जब भागने की गई तो गवार रुक गया। क्या हो रहा है? देखो, भाजियो गवार। तो इसको आप याद रखेंगे कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में बताओ। 10 सेकंड का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर दो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अगर मैं इसकी बात करूं, दांडी। दांडी बताओ, कमेंट में आंसर दो, मैं तब तक ये बता रहा हूं। ये किसके होंगे? रीति संप्रदाय के। गलत हो गया, कैसे होगा? रीति संप्रदाय। ये किसके हो जाएंगे? रीति संप्रदाय के हो जाएंगे। अलंकार संप्रदाय के कौन से हो जाएंगे? जिन अलंकार की खोज जिनने दी, जिनको अलंकार को जिनने दिया, उसकी बात की जा रही है। किसने दिया अलंकार को? तो वो हो जाएंगे हमारे भामे। कौन हो जाएंगे? महर्षि भामे। इसको याद रखेंगे। भरत मुनि के बारे में आप शायद सभी लोग जानते होंगे। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस सूत्र इन्होंने ही दिया है। कौन सा? रस सूत्र। रस सूत्र हमारा किसकी देन है? तो भरत मुनि की देन है। इसको याद रखना। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन भामे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ। वीडियो को लाइक कर दो। बार बार बीच में रुक के कहना पड़ता है लाइक करो, शेयर करो, अपने आप कर दिया करो यार। और जो बात कल बोली थी वही आज बोल रहा हूँ, और आज ये हो जाना चाहिए। जितने भी घर में फ़ोन है, जितने भी यार दोस्तों के फ़ोन है, बाबू सोना के फ़ोन है, सब जगह, सब जगह पर ये चैनल फैल जाना चाहिए आग की तरह। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी तुम चलाते, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे, स्टडी ग्रुप बनाए होंगे ना, तो उन ग्रुप्स में शेयर करो यार। किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी जल्दी शेयर करा करो। दिए गए विकल्पों में से आंचलिक, आंचलिक का विशेष्य, आंचलिक क्या है? अगर इसकी बात करूं, आंचलिक एक विशेषण है, विशेषण है। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो वही पूछा है कि आंचलिक इसमें से किसकी विशेषता है। अब देखो यहाँ पर आउट होने वाले हैं, मैक्सिमम बच्चे आउट होने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन लगाने वाले हैं आंचल, और वो गलत हो जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा? तो बता रहा हूँ, आराम से सुन लो क्यों गलत है। देखो, आंचल नहीं होगा, क्या होगा? आंचल ही होगा, अंचल होगा ये वाला, अंचल। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंचलिक भाववाचक क्रिया हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। आंचलक कुछ होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। तो अंचलिक किसका होगा? अंचल का होगा, ये याद रखना। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ आप सभी लोग। सभी मेरे प्यारे शेर शेरनी, इसका आंसर दो। और ये क्वेश्चन चौथी बार पढ़ा रहा हूँ आज मैं, चौथी या पांचवी बार होगा। अलंकार बताना है। अंबर पनघट मैं डूबो रही तारागढ़ उषा नगरी, उषा नगरी। अब इसका आंसर बताओ। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघाट उषा नगरी, जहां पर उपमेय को उपमान कह दिया जाता है, या फिर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कौन सा अलंकार होता है? एक सेकंड, कॉल आ गई मेरी।
तो भाई क्षमा चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। ठीक है, इसका आंसर तो देखो, अंबर पनघट में डूबी रहे तारा घाट ऊषा नगरी। इसका आंसर बताओ। देखो, जहां पर उपमेय को उपमान कह दिया जाता है या उपमेय पर उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अंबर को पनघट कह दिया गया, ताराघाट को ऊषा नगरी कह दिया गया, तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे लाडलो, कहाँ गया रूपक अलंकार? पहला ही ऑप्शन सही है, रूपक अलंकार। 36 बार तो मैं बता चुका हूँ, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। गलत मत किया करो, किसी दिन पकड़ के पिटाई लगा दूंगा तुम्हारी मैं, गलत करोगे तो। अगले प्रश्न का उत्तर दो। समय सरगम, ये किसके उपन्यास है? समय सरगम किसका उपन्यास है? समय सरगम किसका उपन्यास है? इसका आंसर दो। तो ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। सॉरी, कौन सा अवार्ड मिला है इसको, ये बताना है हमें। समय सरगम एक कृति है किसकी? कृष्णा सोबती की। इसको बताना है कि आपको कौन सा पुरस्कार मिला है। इनकी एक और बहुत फेमस कृति है, कौन सी है? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा, ये इनकी बहुत फेमस कृति है, इसको भी याद रखेंगे। जिंदगी नामा किसकी है? वो भी कृष्णा सोबती की है। अच्छा, एक और है जादूनामा। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ जादूनामा किसकी है? देखो, जिंदगी नामा तो कृष्णा सोबती की है। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये जादूनामा ये किसकी है? यहां पर लिख दें। आपको इसके राइटर बताने, कमेंट में इसका आंसर दो कि जादूनामा किसकी कृति है। मैं इसका बताता हूँ। देखो, समय सरगम के लिए क्या मिला है ना? व्यास सम्मान मिला है। कृष्ण सोबती को कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान। अगर पूछा जाए कि कब मिला है समय सरगम के लिए, तो कब मिला है? 2007 में। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा दिया था? के बिरला फाउंडेशन, बताया था ना, इसको याद रखो। ज्ञानपीठ की शुरुआत कब हुई है? 1961 में। पहली बार कब किया गया था? 65 में। ज्ञानपीठ से, साहित्य अकादमी से, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। तो डेट बता रहा हूँ, दांत मत दिखाओ, लिख लो, लिख के रिवीजन करो इसका। बाद में फिर दांत ही दिखाते रह जाओगे एग्जाम के बाद कि भैया हो गया काम, खेला हो गया, खेला हो गए, है ना, खेला हो जाएगा फिर। साहित्य अकादमी 1954, याद रखना सारी चीजें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कठिन प्रश्न पत्र देखकर रेखा के होश उड़ गए। उपयुक्त वाक्य में होश शब्द कौन सा वचन है? देखो, आंसर इसने खुशी दे दिया। अगर आप थोड़ा सा भी सजग, सजग मतलब जो दिमाग जग रहा होगा आपका, सिर्फ किताबें लेने से काम नहीं चलेगा, दिमाग को जगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी सजग होंगे आप, तो सारे मित्र मेरे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, इसका आंसर 10 सेकंड में कर देंगे। इसी लाइन में आंसर छुपा है। और देखो, कठिन प्रश्न पत्र को देखकर रेखा के क्या हुए? होश उड़ गए। होश उड़ गए, कभी आपने सुना है कि होश उड़ गया? उसे देखकर मेरा होश उड़ गया। होश कभी उड़ता नहीं है, होश उड़ते हैं हमेशा। बहुवचन संज्ञा है, तो होश क्या है? आंसर हो गया ना, सदैव बहुवचन। क्या है? सदैव बहुवचन। ऑलवेज बहुवचन रहता है, सदैव बहुवचन। कभी कभी यार हिंदी में इंग्लिश के वर्ड मिक्स कर देता हूँ, है कैसा लगता है? कमेंट में बताओ। ऐसा लगता है सर क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं। हो जाता है यार कभी कभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सदैव बहुवचन हो जाएगा। आज के युगों में हरिश्चंद्रों की, आज जो युग चल रहा है, आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की। आज यानी 2024 में हम जो क्लास ले रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं कि आज के युगों में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब इस वाक्य में आपको बताना है संज्ञा, संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, बस यही बताना है। क्या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में व्यक्त हो रही है? क्या भाववाचक से जातिवाचक में, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, या फिर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में? इसका आंसर दो। हरिश्चंद्र कैसा है ये बताओ मुझे। अगर मैं आपसे बात करूं, एक शब्द लिखूं यहां पर। अच्छा, पेन यार थोड़ा छोटा कर लूं क्या? देखते हैं, बताना मुझे। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की मैं बात करूं, यहां पर लिख दिया मैंने हरिश्चंद्र। अब मुझे बताओ हरिश्चंद्र कैसा है? अगर मैं हरिश्चंद्र की बात करूं तो क्या व्यक्तिवाचक है?
सभी लोग बताओ मुझे। क्या हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप बोलेंगे हाँ भैया, हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। लेकिन अगर मैं कहूं हरिश्चंद्रों, तो इससे क्या होगा? तो भैया ये एक जाति हो जाएगी। हरिश्चंद्र का मतलब है जो सत्य बोलने वाला। हरिश्चंद्र एक राजा थे जो सत्यवादी थे। आपने पुराने जमाने की फिल्में भी देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से। राजा हरिश्चंद्र थे, वे सत्य बोलते थे हमेशा, तो उन्हीं के नाम पर बना है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्या है, ये हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन हरिश्चंद्रों क्या होगा, ये एक जाति हो जाएगी। सत्य बोलने वालों की, लोगों की जाति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र। तो इसको याद रखेंगे। तो क्या बनेगा, सभी लाडले आंसर बता दो इसका। सब कुछ बता दिया है। व्यक्तिवाचक से जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, जातिवाचक पे। व्यक्ति से शुरू होकर एक जाति की बात कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक तक। तो हमारा सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों का सी ऑप्शन है वो सारे के सारे सही हैं, और उनको मिलता है मेरी तरफ से एक काल्पनिक पुरस्कार। कैसा काल्पनिक, वास्तव में मांगने मत आ जाना, काल्पनिक है भाई। निम्न में से स्त्रीलिंग, सभी लोग इसका आंसर है। स्त्रीलिंग पहचानो। मोती, पंचायत, हृदय और सभा। इसका आंसर दो, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मोती होते हैं या होता है? तो होता है, तो क्या होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। पंचायत होती भी है और होता भी है, तो क्या होगा, उभयलिंग हो जाएगा। ये ना स्त्री होगा ना पुरुष होगा, तो उभयलिंग में आ जाएगा। तो इसको यू से नोट कर दूं। हृदय हमेशा होता है, तो ये पी पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग या पुरुषवाचक, इसको याद रखना। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा बचा, सभा। और जितने भी हमारे साथी डी ऑप्शन लगा रहे थे उन सभी का एकदम सही जवाब है। आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरह से चल रही है। तैयारी को इसी तरह रेगुलर चलाते रहिए। और जितने भी नए साथी हमसे आज जुड़े हैं क्लास में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। अभी थोड़ा सा नेट का इशू है, इसी वजह से वीडियोस आगे पीछे हो रही हैं। अदरवाइज ये क्लास आपकी हिंदी की सुबह 10 बजे डेली आती है, टाइम टू टाइम। तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ें। ऑन देखिए, अगर आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो उसका एक फ़ायदा है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेरीज मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वैसे तो आप ऑफलाइन में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनका आंसर मैं अगले दिन दूंगा। और लाइव क्लास से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि आप तुरंत की तुरंत उनका आंसर ले सकते हैं। तो यार लाइव क्लास में जल्दी जुड़ा करो, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं तो तुमसे बातें हो जाती हैं यार, और कुछ नहीं है। और तुम लोगों से बातें हो जाती है तो दिन अच्छा हो जाता है। सच बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा अरे भैया तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तुम लोगों से बातें होती है, मज़ा आता है यार। तुम लोग कमेंट के आंसर देते हो, मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ता हूँ। 2 दिन से तुम लोगों का गुड मॉर्निंग मिस कर रहा हूँ मैं। देखो, गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा मुझसे कोई। मुंह से फूल जड़ना, मुंह से फूल जड़ना, आपको बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। अर्थ बताओ इसका। अगर बोलूँगे यार तुम्हारे तो मुंह से फूल जड़ रहे हैं, आप बोलोगे भैया आपके मुंह से तो फूल जड़ रहे हैं आज, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे मुंह से फूल क्यों जड़ रहे हैं? क्योंकि मैं मधुर बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मीठा बोल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि भैया के मुंह से तो आज फूल जड़ रहे हैं। तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखना। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है क्लास में? इसका आंसर दो और मुझे बताओ क्लास कैसी लग रही है। मजा तो आ रहा है। देखो, मजा आना चाहिए क्लास में। पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, डेली समझा रहा हूँ। पढ़ाई को एंजॉय करते हुए चलो। अगर बोझ समझोगे तो बोर हो जाओगे, और बोर हो जाओगे तो चीज़ें दिमाग में आएंगी नहीं, ज़बरदस्ती बैठे रहोगे, ऊपर से निकलती जाएंगी। तो बोझ नहीं समझना है, आराम से पढ़ते हुए एंजॉय करना है। 2-4 बातें मुझसे मान लिया अगर, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। एलिमिनेशन ट्रिक से काम करने वाले हैं हम। अशुद्धों को ढूंढेंगे, शुद्ध अपने आप निकल आएगा। जैसे स्टार्ट करूं, आओ मेरे साथ। युवकों में निराशा छाई हुई है। युवकों में, जो युवक हैं, एक होगा तो युवक होगा, और बहुत सारे होंगे तो युवक। देखो यार, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरे पैर की नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, क्या किया जाए। चलो इसका आंसर दो, पहले देखते हैं।
पैरों की नस चढ़ जाए तो भाई साहब बहुत दर्द करती है क्या नहीं? चढ़िए तुम लोगों की कभी? मेरी तो डेली चढ़ जाती है। युवकों में निराशा छाई हुई है, सही लग रहा है। निराशावाद युवकों में छाया हुआ है, देखो निराशावाद एक भावना है, निराशा छाई हो सकती है, निराशावाद तो अंदर होता है उनके, तो गलत हो जाएगा। निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो ये दोनों तो सेम ही है, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, छाया हुआ है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? युवकों में निराशा छाई हुई है, हमारा ये एकदम सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। युवकों में निराशा छाई हुई है। पैर की नस चढ़ गई है, दर्द कर रही है यार। तुम वीडियो को लाइक कर दो, अब इतना तो बनता है। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द शुद्ध है। देखो शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है, एक शब्द शुद्ध है बाकी अशुद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकंड फोन आ गया था। इसका आंसर देंगे सभी लोग। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द के वर्तनी शुद्ध है। देखो उज्ज्वल का शब्द बताना। उज्ज्वल आपने सुना होगा, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? क्या उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं? उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, देखो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाहर बारिश हो रही है कल रात से। आप सभी लोग कमेंट बताओ कि आप कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। देखो हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है, और थोड़ी देर के लिए बंद होती है फिर बारिश हो जाती है, थोड़ी देर के लिए बंद होती है फिर बारिश हो जाती है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? सी ऑप्शन सही है। उज्ज्वल कैसे? देखो ऊ और जा भी आधा होगा, दोनों ज़्यादा आधे आधे होंगे, तब बनेगा उज्ज्वल इस तरह से। तो उज्ज्वल ऐसे सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 22वें प्रश्न का। 23वें प्रश्न का आंसर दें। 23वें प्रश्न का आंसर देते हैं सभी लोग। दिए गए शब्दों में क्या है? दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दिए गए शब्दों में एक शब्द की वर्तनी को, वर्तनी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। अब आपको बताना है कि विद्यार्थी कैसे लिखा जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा विद्यार्थी कैसे। देखो इसमें थोड़ी फॉर्म अलग है, देखो मैं बताऊँ विद्यार्थी कैसे लिखा था। विद्यार्थी, यही है ना, विद्यार्थी। अब देखो कैसे लिखा जाएगा विद्यार्थी। क्या विद्यार्थी, देखो विद्वार्थी, विद्वार्थी तो नहीं होगा, विद्यार्थी हो सका, विद्वार्थी, विधवा। देखो बहुत इजी था यार ये तो। बोला था ना हिंदी के नंबर आपकी झोली में फटाक से गिरने वाले हैं, बस आएंगे और आपकी झोली में गिर जाएंगे। ये वाला समझ नहीं आ रहा तो क्लियर लिख दे रहा हूँ, बाद में बोलोगे कि भैया ने क्लियर भी नहीं लिखा। देखो विद्यार्थी में वी ऐसे आएगा, दा आधा और या, तो क्या बनेगा? ध्या, ध्या बन जाएगा, ध्यार्थी। विद्यार्थी ऐसे आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बस तोड़ के लिख दिया। देखो हलंत लगा हुआ है, या लगा हुआ है, तो विद्या बनेगा, वो दा और या ध्या बनेगा, इसको याद रखोगे। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, विद्यार्थी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आओ। इनमें से भी देखो शुद्ध वर्तनी, वर्तनी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे बताओ बहिष्कार कैसे लिखते हैं? बहिष्कार का आंसर दो, और इसमें तुम आउट होने वाले हो। शुद्ध वर्तनी में हर चीज देखा करो। देखो कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, शाह, शाह, और कभी कभी इस वाले शाह में, ये तीनों शाह में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, और इसमें भी बहुत कम होता है, इन दोनों बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है। देखो बहिष्कार, देखो बाहिष्कार नहीं होता है, इसका देखो बहिष्कार होता है, बाहिष्कार नहीं होता, छोटे आ की मात्रा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बहिष्कार क्या ये सही लग रहा है, या ये सही लग रहा है, या बहिष्कार? देखो तीनों में सा आ गए, ये वाला तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? कमेंट करो आंसर जल्दी जल्दी, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो मैं तुम्हें बताऊं कौन सा होता है। देखो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहिष्कार। कौन सा होता है? सा षटकोण वाला सा होता है, सा षटकोण वाला। कौन सा वाला? ये वाला, इसको याद रखो, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बहिष्कार में क्या होता है?
सा षटकोण वाला सा होता है। तो सा को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना ये सा तुम्हारी नाव डुबा देगा, नाव में छेद कर देगा नीचे से, याद रखना ये बात। जो संविधान के प्रतिकूल हो, मुझे बताओ, जो संविधान के प्रतिकूल हो और जो संविधान के अनुकूल हो, क्या हो? संविधान के अनुकूल हो। जो संविधान के अनुकूल हो। संविधान के प्रतिकूल क्या होता है? प्रतिकूल का मतलब मैं तो बताऊं, प्रति मतलब विपरीत, ये याद रखना। तो जो संविधान से ना चले वो क्या होगा? जो संविधान से नहीं चलेगा वो क्या होगा? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक होता है जो किसी विशेष सिद्धांत से चले। आपने अपनी जिंदगी में कुछ आचरण बनाए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए हैं, तो क्या होगा? सैद्धांतिक जीवन होगा आपका। आप अपने सिद्धांतों से चलते हैं, सैद्धांतिक। तो गलत होगा। असंवैधानिक। देखो, जो संविधान के प्रतिकूल चलेगा वो असंवैधानिक हो जाएगा, है ना। और जो संविधान के अनुकूल चलेगा वो क्या होगा? वो मेरे बच्चों हो जाएगा संवैधानिक। संवैधानिक, इसको याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? संवैधानिक। वैधानिक क्या होता है? देखो, अवैधानिक कुछ नहीं होता। अवैधानिक जो विधान से ना चले, है ना, अवैधानिक, या फिर ये असंवैधानिक। विधानिक, देखो, जो विधा यानी कानून से ना चले, विधा यानी कानून से ना चले, इसको याद रखना। वैधानिक जो कानून से चले, संवैधानिक जो संविधान से चले, असंवैधानिक जो संविधान से ना चले। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद कर लो, लिख लो, सारे लिख लो। और अगले प्रश्न पे आएंगे। 26वां प्रश्न क्या कहता है? जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। जैसे आपने बहुत सारे हमारे इतिहास में दुर्ग देखे होंगे, जो दुर्ग भेदे या तोड़े नहीं जा सकते थे, तो क्या बोला जाएगा? जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा ना सके जा सके, उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको दुर्भेद बोलेंगे? क्या उसको दुर्भेद बोलेंगे? तो एकदम सही हो जाएगा, दुर्भेद। जो मुश्किल से, कठिनाइयों से तोड़ा या भेदा जा सके। अभेद क्या होगा? अभेद होगा जो भेदा या तोड़ा जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अभेद मतलब जो भेजा या तोड़ा ना जा सके, जिसमें छेद नहीं हो सकते हैं, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, अभेद्य बोला जाता है उसे। भेद नहीं है जिसे भेदा जा सके, भेद्य, भेद्य भी भेदना ही होता है। तो ये तीनों नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? दुर्भेद। 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आदि से अंत तक, जीवन से मरण तक, शुरुआत से अंत तक। आदि अंत का मतलब क्या है? शुरुआत से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अध्यांत बोलेंगे, उपरांत बोलेंगे, अधोपंत बोलेंगे, या समाप्त बोलेंगे? देखिए, समाप्त क्या होता है? एंड होता है। समाप्त क्या होता है? END वाला एंड होता है, अंत होता है समाप्त। उपरांत क्या होता है? किसी कार्य के उपरांत, बाद में। क्या होता है? बाद में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यांत। अध्यांत क्या होता है? आदि और अंत। क्या होता है? आदि और अंत क्या होता है? अध्यांत। अगर इन दोनों को मैं बुलाऊं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अध्यांत बनेगा। आदि और अंत, अध्यांत। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 से 30 तक जो हमारे प्रश्न है, 3 प्रश्न, वो कैसे दिए गए? दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति कीजिए। 3 क्वेश्चन हमारे खाली जगह से हैं। एक पैसेज है, पैसेज मतलब लाइन्स हैं, उनमें खाली जगह दिया गया और आपको सिंपली उनको फिल करना है। कैसे करना है? फिल करना है। देखो, 28वां प्रश्न क्या है? गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग दिखाया। गांधी जी के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है गांधी जी के बारे में। जो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उसमें गांधी जी का एक अहम योगदान था। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने अहिंसा से हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है कि अहिंसा से कुछ भी नहीं होता है। होता भी होगा, लेकिन आज़ादी में अहिंसा का ज़्यादा कुछ खास रोल था नहीं। अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले और आप उसके सामने जाके चुपचाप बैठ जाओ प्यार से, तो क्या वो घर खाली कर देगा? ऐसे मेरा मानना है, मेरा पर्सनली, कि ऐसा नहीं होता है। बाकी जो इतिहास में लिखा है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। कैसा मार्ग बताया? क्या दया का, सहयोग का, अहिंसा का, या त्याग का? तो सभी को ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा गांधी जी ने कौन सा मार्ग दिया था। प्रेम और अहिंसा का।
गांधी जी का एक नारा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा गांधी जी का मानना था, नारा तो नहीं था, मानना था उनका। तो इसको आप याद रखेंगे। 28वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा का डैश, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का क्या होता है? एक आशा, एक होप है। आपको एक आशा है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज़िंदगी से जो भी परेशानियां हैं, अंधकार रूपी परेशानियां, वो सारी की सारी उड़ जाएंगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये सपना जरूर साकार होगा। आपकी ये आशा खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। बस आपको रोज़ सुबह 10 बजे मेरे साथ हिंदी की क्लास में जुड़ना है और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। देखिए, आप आज शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो टेस्ट में, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब आपके फुल मार्क्स आने लग जाएंगे। क्योंकि किसी महान आदमी ने एक बात कही थी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आज नहीं तो कल आप परफेक्ट हो जाएंगे। आशा का क्या होगा? दीपक होगा, प्रयास होगा, विस्तार होगा या संयोग होगा? तो आशा का क्या होता है? दीपक होता है। आशा का दीपक होता है जो जीवन में अंधकार को दूर करता है। जब हम दीपक जलाएंगे तो कमरे में क्या होगा? अंधकार दूर हो जाएगा, रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा का क्या होगा? दीपक होगा। आशा का दीपक हम जलाएंगे और अपनी जिंदगी को अंधकार से दूर ले जाएंगे। तीसवा और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, तीसवा और हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न, शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। इस प्रश्न का आपको आंसर खुद ही देना है। क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। देखिए, क्लास में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। सभी बच्चे जितने भी आज हमसे नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लास हमारी रोज़ सुबह 10 बजे होती है, इसलिए सुबह 10 बजे डेली आपको हिंदी की क्लास में आना है और अपनी प्रैक्टिस को नए लेवल पर ले जाना है। इसके आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव को पूर्णता की ओर ले जाना। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और जितने भी नए साथी कम चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।